अ, हमने ये कृषि भूमि 18 महीने पहले ली थी। मैंने इसका पहले एक इसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। हमने पहले 7 महीने में क्या किया। अब हम आज जो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, 18 महीनों में हमने यहाँ क्या-क्या लिया और कैसे लिया। तो मूलतः जब हमने ये कृषि भूमि ली, तो महत्वपूर्ण जो सजीवों की ज़रूरत है, उसके ऊपर हमने पूरा ध्यान रख के यहाँ कार्य किया कि सजीवों की ज़रूरत अगर ये क्षतिग्रस्त हुई, तो इसका असर सर्वव्यापी होगा। ये हमें समझ आ गई थी, तो उसके अनुरूप हमने जो पहले काम किया 1994 से लेके तो 2011 तक, उसके बाद में वो जिस जगह काम करते थे, वो भूमि हमने फिर छोड़ दी। फिर ये नई भूमि ली। नई भूमि लेते बराबर वहाँ का ज्ञान हमें इतना काम आया कि हम पहले वर्ष से ही यहाँ बहुत अच्छी उपज भी पैदा कर रहे हैं। अब पहले वर्ष से उपज पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन हमने समस्त सजीवों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा। समस्त सजीवों की ज़रूरत है, पहला है, मैंने पिछले वक्त भी कहा था कि भोजन, ये समस्त सजीवों की ज़रूरत है। भोजन साँप को भी लगता है, तो पेड़ को भी लगता है, तो जीवों को भी लगता है। तो ये भोजन का चक्र, ये सृष्टि के द्वारा रचित चक्र है। ये चक्र को अगर हम कहीं नष्ट करते हैं किसी भी क्रिया से, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा हम आघात करते हैं सारी एक इकोनॉमी पे। अब दूसरी ज़रूरत है पानी। जिस विज्ञान में अगर ये पानी नष्ट होता हो, तो वो विज्ञान निश्चिततः विनाशकारी है। तो पानी नष्ट होना ये भी हमें मंजूर नहीं था कि पानी का भी निर्माण होना चाहिए, भोजन का भी निर्माण। भोजन यानी हम आदमियों के भोजन की बात नहीं करते, संपूर्ण सजीवों के भोजन का निर्माण सृष्टि द्वारा होते रहना चाहिए। अ, अगर ये भोजन कहीं प्रभावित होता है, तो वो हमारे लिए दुखदायी घटना होगी। पानी अगर नष्ट होता है, तो हमारे लिए दुखदायी घटना है। नेचर से हमें बहुत मिलता है, लेकिन अगर हम किसी गलत विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, तो पानी भी इसके लिए प्रभावित होता है। तीसरी बात, हवा हम सब सजीवों की ज़रूरत है। हवा, इसका निर्माण लगातार होते रहना चाहिए, ताकि सजीवों की ज़रूरत भी पूरी हो और एक सृष्टि का बैलेंस भी एक बना रहे। यानी निश्चित समय पे बारिश होती रहे, निश्चित तापमान बना रहे, ऐसी व्यवस्थाएं, हवा, ये कहाँ, फिर ये पेड़ों से होगी। तो हम लोगों ने वो ये 3 ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 18 महीनों से अपना कार्य लगातार जारी रखा। हम लोग आज इतने प्रफुल्लित हैं कि हमारे लालच से कई गुना प्रकृति हमें दे रही है, लेकिन सृष्टि को भी सहेजने का काम हम लोग लगातार किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें लगा कि कृषि में अगर कहीं तरक्की है, तो पूर्णतया अहिंसा में और प्रेम में है। जब जब हम अहिंसात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे, तब तक खुशहाली की ओर जाएंगे। जब जब प्रेममय वातावरण हमारा होगा, तब तब हम खुशहाली की ओर जाएंगे। तो किसी भी विज्ञान में अगर किसी को नष्ट करना है, किसी को मारना है, मान लो कि कोई कीट को हम मारते हैं कोई जहरीली दवाओं से, तो वो मारने का विज्ञान होगा। जहाँ मारने का है, तो सृष्टि का चक्र विकसित होगा। अब कीटों को मार दिया, तो वो पक्षियों का भोजन है। एक कीट दूसरे कीट पे जीवित रहते हैं, लेकिन हमने कीटों को समाप्त कर दिया, तो कीटों का भोजन समाप्त होगा। तो सृष्टि का एक चक्र अगर टूटा, तो कई चक्र टूटते चले जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने ये चक्र को बने रहना चाहिए, ये ध्यान में रख के 18 महीनों से कार्य किया। कृषि में अच्छी उपज, इससे किसान खुशहाल होगा, ये तय है। तो अच्छी उपज के लिए हमने सृष्टि के साथ तालमेल बिठाया। वो तालमेल में हमने प्रमुखतः यहाँ पे बात ये की कि फसल का चक्र ऐसा होना चाहिए कि जिससे माँ की शक्ति माँ की शक्ति यानी हम मिट्टी को माँ बोलते हैं, कि माँ की शक्ति बरकरार रहे और वो बढ़ती रहे। तो वो कैसे होगा? तो वो फसल चक्र का एक सुनिश्चित प्लानिंग, वो फसल चक्र के तहत हमारी माँ की शक्ति बढ़ते रहती है। बारिश का आने वाला पानी और फसल को पानी देने के तरीके, ये दोनों को भी हमें सहज जब हम समझते हैं, तो हमारी पैदावार भी बढ़ती है और पानी के संकट भी खड़े नहीं होते। तो हम लोगों ने दूसरा काम पानी के ऊपर किया विगत 18 महीनों में। इस खेत का पानी रोकने में हम कहीं असफल हुए, असफलता आई, तो असफलताओं के पीछे सफलता छिपी है। हम असफल क्यों हुए, ये हमें समझ में आ गया। तो विगत वर्ष की जो असफलता है, अब निश्चित तौर पे इस वर्ष हम बहुत अच्छी तरह से सफल होंगे उन चीज़ों में। तो दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पानी की तकनीकें बनाई कि पानी का कम से कम हो, लेकिन उसका सही इस्तेमाल हो। तो हमने कम पानी का इस्तेमाल करके बेहतर उपज लेने के तरीके यहाँ ढूंढे।
तो उसमें हमने कंट्रोल फार्मिंग ये तकनीक सीखी। हमें सीखना होगा, हमें समझना होगा इन चीज़ों को, तभी हम तेज़ी से विकास की ओर जा सकेंगे। अगर हम सोचें कि ये तकलीफ दे है, ये हमें नहीं जमेगा, तो बात नहीं, जमता हर चीज़ है अगर हम सीख लेते हैं तो। हम लोगों ने वही इसमें कंट्रोल फार्मिंग सीखा। कंट्रोल फार्मिंग की वजह से हम 3 गुना पैदावार हर चीज़ की ले रहे हैं। इस तरह से दूसरा काम हमने किया कि पानी को, बारिश के आने वाले पानी को किस तरह से खेत का खेत में रोक के उसको ग्राउंड वाटर में परिवर्तित करना है। ये तरीका हमने, क्योंकि इसके बिना हम अपना देश खुशहाल नहीं होगा। पानी किसान की ताकत है। मैं हमेशा 5 बिंदु की बात करता हूँ, वो एक बिंदु है पानी। जैसे मिट्टी किसान की ताकत है, यानी माँ किसान की ताकत है, वैसे ही पानी किसान की ताकत है। तीसरी ताकत, हमारा ध्यान, जब तक हम वातावरण के संतुलन को नहीं बनाएंगे तब तक हमारी पैदावार नहीं बढ़ेगी। ये सोच के हमने ये 20 एकड़ में करीब 200 पेड़ लगाए हैं और 200 पेड़ को बच्चे जैसे पालने का काम किया है। क्योंकि हमें पता है कि मुझे 4.5 किलो ऑक्सीजन रोज लगता है। एक पेड़ 4.5 किलो ऑक्सीजन देता है, ये तो मेरे अकेले की ज़रूरत हुई। फिर सृष्टि के जीव है, पेड़ है, पंछी है, मेरे यहाँ मेहनत करने वाले लोग हैं, सबको ऑक्सीजन लगेगा। तो एक पेड़ से थोड़ी बात बनेगी। तो मेरा दायित्व ये हो जाता है कि कम से कम मैं 150 पेड़ों का निर्माण करने की क्षमता अपने आप में पैदा करूं, और वो पेड़ निर्माण करके एक मेरे अपनी उपज का तो फ़ायदा लूं और किसी और को भी इसका फ़ायदा मिले, ये इससे मैं सोच सकता हूँ। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे विगत 18 महीनों में क्या किया, इसका सूक्ष्म विश्लेषण हम करेंगे। हमने कौन सी फसल लगाई, कौन सी फसल लगाने की क्या तकनीक थी, वो एक एक फसल का ब्यौरा हम अब इस वर्ष से उसका डाटा बना रहे हैं। लेकिन अभी 18 महीनों में हमने कौन से चक्र लिए, कुछ फसलें आपको नहीं दिखेगी, लेकिन हमने क्या लगाया था, उससे क्या मिली, यानी क्रॉप रोटेशन कैसा हुआ, ये थोड़ी इसकी बात समझ में आएगी। तो अब हम लोग घूमने का काम आरम्भ करते हैं। विगत 18 वर्षों से नेचुरल फार्मिंग करते करते कई बातों का ज्ञान हुआ। ये बातें सारी यहाँ नेचर से ही मिली हर चीज़ को। तो सबसे पहले समझ ये बनी कि इसके कुछ पैरामीटर्स हमें चेंज करने होंगे, किसानों के सुविधा अनुसार बनाने होंगे, किसानों का इसमें आकर्षण बढ़े, ऐसी तकनीकें हमें विकसित करनी होगी। तो हमें उसमें 2 श्रेणी में किसानों को डालना होगा। एक, जिनके पास 3 एकड़ से कम ज़मीन है वैसे किसान, और जिनके पास 3 एकड़ से ज़्यादा भूमि हो, जिनके पास 15 एकड़ से 20 एकड़ तक ज़मीन हो या 50 एकड़ तक ज़मीन हो, उन किसानों के अनुरूप ऐसे मॉडल नेचुरल फार्मिंग में जिस दिन विकसित हो जाएंगे, ये अपनी चरम सीमा पे होगी। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे करीब 20 एकड़ में यहाँ पे इसके प्रयोग चालू किए। तो ये बड़ी भूमि होगी। तो इसके अनुरूप हमने, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट ये है कि सारी फसलें मिला के एक जगह लगानी चाहिए, इसमें नो टिलिंग होनी चाहिए, ऐसी कई बातें होती है। तो उसमें जो दिक्कतें आती है वो मैंने स्वाभाविक रूप से समझी। फिर मैंने तय किया कि नहीं, इसको ऐसे मॉडल बनाने होंगे कि मिश्रित खेती तो हो, लेकिन सारी फसलें एक जगह नहीं। बड़ी खेती है, मेरी खेती बड़ी है, तो मैंने उसके अनुरूप प्लानिंग किया कि खेत तो सारा मिश्रित खेती से, देखिए अब ये पूरे खेत में अब अलग अलग विभिन्न किस्में लगी है। अभी हम लोग पूरे खेत में घूमेंगे, जब यहाँ चना लगा है तो वहाँ अम्बाड़ी लगी थी, वहाँ धनिया लगा है, वहाँ केला लगा है, इसके पीछे टमाटर लगा है, फिर मेथी लगी है, प्याज लगा है। तो ये सारी मिश्रित फसलें की है मैंने एक समय में, सारी मिश्रित खेती, लेकिन अलग अलग जगह पे। यानी वो शॉर्ट ड्यूरेशन की हो गई, निकल गई, उस पर लॉन्ग ड्यूरेशन का लगा दिया। लेकिन मैं अगर सारी मिश्रित फसलें अगर लगा दूँ तो मेरी ज़मीन कोई खाली नहीं होगी और मुझे वो बहुत मजदूरी में बहुत महंगा होगा। तो मिश्रित खेती हमें कैसे करनी है, ये तकनीक हम लोगों ने यहाँ पे विकसित की। मैंने कहा कि हम लोग अनाज, पानी, हवा, ये 3 मुद्दे जो सब्जियों के, उसके अनुरूप यहाँ पे पूरी तरह से नेचुरल प्लानिंग की है। तो सबसे पहले हम लोगों ने, आज जो विषय ले रहा हूँ कि हम लोगों ने पहली बात आज जो है कर रहे हैं हम, वो सिर्फ मिट्टी की कर रहे हैं, यानी माँ की कर रहे हैं कि इसके माँ के रिलेशंस हमारे कैसे हमने यहाँ पे बनाए। तो वो बनाए हमने क्रॉप रोटेशन में और सही समय पे वो क्रॉप लगाने का एक तरीके से।
की फसल को सही समय पे लगाना चाहिए। तो हम लोगों ने, मैं अब विगत 18 महीनों में हमने क्या क्या किया यहाँ पे ये बताता हूँ। खेत लेते बरोबर मैंने पहले 7 महीने की सीढ़ी में बताया था कि हम लोगों ने मूंग की फसल ली, एरोग्रीन लिया, तुअर लिया, उसके बाद फिर अन्य फसलें ली। ये तो हमने पहले 7 महीने की सीढ़ी में वर्णित कर दिया था। लेकिन इस वर्ष 1 वर्ष पूरा होने के बाद 15 अप्रैल से हमने यहाँ क्या किया, जिससे ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़े और फसल को बायोमास भी मिले। तो हमने पहले तो गोबर खाद दे दिया था पहले वर्ष में, अब हमें 3 वर्ष देने की ज़रूरत नहीं। तो सॉइल फर्टिलिटी के अनुरूप और समय के अनुरूप हमने यहाँ पे फसलों का चयन किया। ये जितना भी आप चना देख रहे हो, ये चना आपको जितना भी चना दिखाई दे रहा है, ये करीब 4-5 एकड़ में चना लगा हुआ है। तो 5 एकड़ में हमने यहाँ सिर्फ चना लगा दिया है। उसके पहले हमने 15 अप्रैल को यहाँ पे कद्दू लगाया था, जिसे अंग्रेजी में पम्पकिन कहते हैं। वो पम्पकिन लगाया था, वो पम्पकिन का बीज हमारा घर का था। इसके अर्थशास्त्र की भी बात करते जाऊंगा, सॉइल फर्टिलिटी की भी बात करते जाऊंगा। तो वो कद्दू में इस वर्ष हम एक एक फसल का फिर से अलग अलग उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि कद्दू की फसल कैसे लगा रहे हैं, उसमें एरोग्रीन कैसे लगा रहे हैं। तो कद्दू में ही एरोग्रीन लगा दिया। अब एरोग्रीन 45 दिन का हो गया, वो उसको हमने ज़मीन में मिला दिया। उसके बाद में जब कद्दू, वो एरोग्रीन 1 महीने का हो गया तो कद्दू लगा दिया। कद्दू वो जैसे बढ़ रहा था, 15 दिन का हुआ, हमने एरोग्रीन पूरा मिट्टी में मिला दिया 45 दिन का। तो कद्दू के साथ, क्योंकि कद्दू चूँकि 18 फीट की दूरी पे लगाते हैं, 18 फीट पे तो बीच की ज़मीन खाली है, तो बीच की ज़मीन का उपयोग ऐसा किया जाए कि हम पहले माँ को खाद के रूप में दें। तो गोबर खाद 3 साल में एक बार देते हैं, वैसे एरोग्रीन 3 साल में एक बार देते हैं। तो ये 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उसकी ज़मीन की उर्वरकता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हम लोगों ने अब वो कद्दू लगाया 15 अप्रैल को। बीज हमारा घर का, देखिए हम स्वावलंबन की खेती करते हैं। हम बोलते कि किसी भी प्रकार का कोई भी दवा का छिड़काव हम नहीं करते, चाहे वो जैविक हो चाहे केमिकल का हो। नेचुरल फार्मिंग यानी पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग। इसमें हम किसी को भी मारने का हमारा उद्देश्य नहीं रहता है, हमने किसी को दुश्मन समझा ही नहीं है। प्रकृति में सारे हमारे मित्र हैं, कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो हमने लालच से बना लिए कि अधिक पैदावार मिलना चाहिए, वो लालच से हम लोगों ने दुश्मन। लेकिन पैदावार जब सबको मित्र बनाते हैं तो उम्मीद से ज़्यादा हमें पैदावार मिलने लगती है नेचुरल फार्मिंग में। यही एक वैज्ञानिक बात हमें समझ में आ जाएगी, उस दिन हम चरम सीमा पे होंगे कृषि के उत्पाद में। कद्दू लिया, वो बीज मेरा घर का था, तो बीज का खर्च नहीं, बैलों से जुताई की, वो भी खर्च मैंने किया नहीं, कोई डीजल का इस्तेमाल नहीं हुआ उसमें। वो ज़मीन तैयार होने के बाद हमने 3-3 फीट के ऊपर 18 बाय 3 के ऊपर वो कद्दू लगा दिया। कद्दू के बीच में पहले एरोग्रीन ले लिया था। उसके मूंग की फसल भी ले सकते हैं, उसकी फलियाँ आपको काम में आएगी, लेकिन हमें धन काफ़ी मिलता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक बने ऐसा वो देना था, इसलिए एरोग्रीन लगा है। कद्दू में इंटरक्रॉप एरोग्रीन का किया। कद्दू जब उसका बीज हमारा अपना था तो बीज का खर्च बचा। लेकिन कद्दू लगाने के समय हम लोगों ने उसके 6-6 फीट के ऐसे वाफे बनाए थे। वो वाफे में करीब 10-10 किलो हमने गोबर खाद डाल दी थी। वो गोबर खाद ही, सिर्फ उतना ही खाद हमने, वो गोबर खाद भी हमारे जो गोपालन है उन्हीं से संग्रहित था, वो ही संग्रहित गोबर खाद दे दिया। इस तरह से घर का ही गोबर खाद हमने उसमें 6-6 फीट के इसमें कैरियों में डाल दिया। अब ये कद्दू उसको 45 दिन के बाद हमने उसके एरोग्रीन को गाड़ दिया। तो 45 दिन के बाद तब उसकी उम्र थी 15 दिन की। 15 दिन में हम बाल निंदाई बोलते हैं, वो बाल निंदाई की और वो बाल निंदाई से पूरा उसका घास नष्ट कर दिया। इस तरह से एक निंदाई में ही वो कद्दू की उपज हमने ली। जैसे ही बारिश का पानी आया, वो बेलें इतनी तेज़ी से फैली और पूरा बायोमास ज़मीन पर डाला हुआ था, तो जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ के उसके रूट्स जगह जगह फिक्स हो गए और पूरा कद्दू का फसल पूरा पैक हो गया पूरे खेत में। तो यहाँ से वहाँ तक पूरी ज़मीन ढक गई कद्दू के बेलों से। अब उसके फल हमने ले लिए। फल लेने के बाद उसका जो बायोमास था वो हमें दिक्कत दे रहा था। तो आप देखिए वो बायोमास के हमने ऐसे ढीक बना के रखे हैं, ये ऐसे ये वो ढीक दिख रहा है, वो आगे ढीक दिख रहा है, ऐसे वो देखिए चने के बीच में उसके ढीक जमा करके रख दिए। तो वो देखिए वो उधर
वो चने के पास में ढीग है, वो सारी कद्दू की बेलों को जमा करके हमने डाल दिया, क्योंकि मुझे इजी फार्मिंग करना है, मुझे सरलता से कृषि करना है। मैं कहता कि वो कद्दू की बेलें अगर वहाँ रह जाए तो मेरी ज़मीन ही तैयार नहीं होती थी महीनों गिनती तक, क्योंकि वो सारा कचरा हमें दिक्कत देता था। तो एक बार हमने उठा के जमा कर लिया। अब ग्रीष्म में मार्च महीने में जब वो सूख जाएगा तो पूरा खेत में फैला देंगे चने की फसल निकलने के बाद। तो जहाँ से उठाया वहाँ फिर फैला दिया, तो वो बायोमास भी उसको मिल गया। इस तरह से फसल में निकलने वाली घास, फसल के अवशेष पूरे हमने यहीं डाल दिए। तो ये भावना रहने से क्या होता है, एक तो कद्दू की उपज की बात पहले कहता हूँ कि मेरा कद्दू का उपज का ड्यूरेशन होता है 100 दिन। 100 दिन में मुझे 12 क्विंटल